हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास के बेसिक्स। तो पहला जो अध्याय है आपका वास्तविक संख्याएं, उसके बेसिक्स पढ़े। तो पहला जो अध्याय है 10th क्लास का, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से वास्तविक संख्याओं के दो भाग हैं। कौन से हैं? पहला है परिमेय संख्याएं। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के दो भाग हो गए। अब क्या पहचान है, क्या डेफिनेशन है, वो देखते हैं। जिन संख्याओं को भी हम भिन्न में लिख सकते हैं, प्लस की भिन्न हो चाहे माइनस की भिन्न हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्याएं। जैसे 1/5, 3/5, 7/19, -1/6। ठीक है, ये सब की सब क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं। क्योंकि जो डेसिमल की संख्याएं होंगी 1, 2, 3, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 123/1000। इसी टाइप से जैसे 0.121212, ठीक है, ये फिनिश भी ना हो, अंत तक चलती जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12/99। ठीक है, तो ये कौन सी संख्याएं हैं जिसको इनमें से किसी भी टाइप से नहीं लिख सकते? यानी कि भिन्न बना के प्लस माइनस की वो तो लिख ही नहीं सकते। डेसिमल की संख्याएं यदि फिनिश हो जाएंगी कुछ डेसिमल प्लेस आने के बाद में, तो वो भी इसमें नहीं आएंगी। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स का सेट है वही आता जाए, तब भी वो इसमें नहीं आएंगी। तो इसमें कौन सी आएंगी? डेसिमल की संख्याएं लेते हैं, जैसे 0.1, 2, 1, 2, 1, 2, ऐसे हम चलते हैं। तो इसमें संख्याओं का, डिजिट्स का कोई भी ब्लॉक वही नहीं आता, न ये समाप्त होती है, कोई अंत नहीं होता। तो इस टाइप की संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमें अपरिमेय संख्याएं। डेफिनेशन लिखें तो जैसे किताबों में लिखी है डेफिनेशन, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। प्लस में इसमें क्या कंडीशन है? PQ दोनों क्या होनी चाहिए? आपके पूर्णांक, मतलब प्लस के या माइनस के हो सकते हैं। साथ में जो इसके बटे में संख्या है Q, ये शून्य नहीं होनी चाहिए। प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब की सब इसमें आती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जहाँ PQ दोनों ही क्या है? आपके पूर्णांक, साथ में Q की वैल्यू शून्य ना हो, तो P/Q के टाइप से ना लिख पाए जिनको, तो ये इनकी डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल थी। अब देखते हैं कि इन संख्याओं की पहचान कैसे होती है। जैसे कि 1.2375, दशमलव के कुछ स्थान आने के बाद में अंक समाप्त हो जाएं, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं शांत दशमलव
की संख्याएं यदि 3.235 ऐसे संख्याओं दशमलव के बाद जो अंक है वो समाप्त नहीं होते, लेकिन अंकों का एक समूह ऐसा मिलेगा जो वही आता जाएगा, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पहली बात तो दशमलव समाप्त नहीं होता इसमें, तो ये अशांत कहलाएगी। जब अशांत हो तो देखना है कि इसके आगे क्या है, इसमें समाप्त भी नहीं होती, अशांत है, अंकों का वही समूह आता है, तो एक समूह वही आता जाए तो इसको बोलेंगे आवृत्ति, या इसको हम पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। इस टाइप की दो संख्याएं किसमें आएंगी? आपकी इसमें आ जाएंगी परिमेय संख्याएं। यदि दशमलव के बाद में जैसे 1 सिंगल 2, 1 डबल 2, 1 ट्रिपल 2, तो इसमें दशमलव के अंक समाप्त नहीं होते, साथ ही अंकों का कोई विशेष समूह भी नहीं आता इसमें, तो समाप्त नहीं होते अंक, तो अशांत है। अंकों का वही समूह नहीं आता, तो इसलिए ये क्या है? अनावृत। ये इस टाइप की जो संख्याएं होंगी जिनमें दशमलव के अंक समाप्त भी नहीं होते, कोई विशेष समूह भी नहीं आता, तो ये कहलाती है आपकी अप्रिमेय संख्याएं। ये तो दशमलव संख्याओं से पहचान है। अब जैसे 1 का क्या निकाले हम? वर्गमूल। तो इसमें देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये किस में गई? परिमेय संख्या में। 2, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड डबल बनते हैं या नहीं। 2 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, डबल नहीं बनते, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। 3, ये भी अभाज्य है, इसमें भी डबल नहीं बनते, उससे अगली संख्या 4, 2 गुणा 2 डबल अभाज्य होगी ना इसमें, तो एक संख्या अभाज्य में से ये चुन ली जाएंगे डबल गुणनखंड में से, तो ये 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? आपकी परिमेय संख्या है। उसके बाद 5 देखें, ये भी क्या है? अभाज्य है पहले से ही, तो ये भी क्या मिलेगी? अपरिमेय। अब 6 है, जैसे ये अभाज्य नहीं है, इसके हम गुणनखंड बनाएं, लेकिन कोई भी गुणनखंड डबल नहीं है। एक अकेला भी ऐसा गुणनखंड आ जाए जो डबल नहीं है, तो वो संख्या कैसी होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसी ही घनमूल वाली संख्याओं में देखें, जैसे 64 का घनमूल देखें, तो 3 गुणनखंड एक जैसे होने चाहिए घनमूल में, तो ये घनमूल आ जाएगा। तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। इसी टाइप से मान लिया 65 लिखे हैं, तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे 5 गुणा में 13, इनका घनमूल। तो इसमें 3 अभाज्य गुणनखंड एक जैसे चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये थी संख्याओं की पहचान कि कैसी संख्याएं हैं। अब विशेष जो संख्याएं हैं, जैसे पाई का मान पढ़ते हैं आप 22/7, लेकिन एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, ये मान 3.14 बिना किसी अंकों के समूह के आने के ये समाप्त भी नहीं होता, तो ये कैसी संख्या है? आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है। एक ई होता है, ई भी कैसा होता है? अपरिमेय। पढ़ेंगे बेटा हम HCF है LCM, जो कि 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो HCF देखिए बेटा, HCF का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों का साझा हो, इसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कह देते हैं। अब 2 संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 30/45,
इनका सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा वही महत्तम है आपका। तो कैसे पता लगाते हैं, जैसे छोटी संख्या ले लेते हैं, इसको भाग दो अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। आपको ये ध्यान देना है जिससे भाग किया है वो भी इसका गुणनखंड है, जो भागफल आया है वो भी इसका गुणनखंड है। साथ ही साथ दोनों संख्याओं को भाग देते जाएंगे। 45, अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अगली है भाज्य संख्या कौन है 3, तो 3 से भाग किया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा आपका। ये 3 भी इसका गुणनखंड है, 15 भी इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुणनखंड 15 है, इसका भी 15 है। ये सबसे छोटा गुणनखंड है, तो ये सबसे बड़ा गुणनखंड होगा इस संख्या का। ऐसे ही इस 45 का सबसे छोटा गुणनखंड ये है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड ये है। तो इसमें जो कॉमन आया है गुणनखंड वो क्या है 15, तो यही आपका क्या है महत्तम है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25 और 45। 25 को हमने 2 से भाग किया, नहीं जाएगा, तो 3 से भाग देंगे वो भी नहीं जाएगा, तो किससे भाग जाएगा 5 से। ठीक है, 5 से आगे भाग लेंगे तो किससे जाएगा, नहीं जाता ये 5 से आगे। 45 ये 2 पे भाग नहीं जाता, 3 पे देंगे, 5 पे गया, तो अभी तक इनका कोई साझा गुणनखंड नहीं आया। तो 45 को अगली है भाज्य संख्या 5 से भाग देंगे, ये गया 9 पे। अब 45 को किससे भाग दे सकते हैं, आगे 5 के बाद 45 को भाग दे सकते हैं 9 से। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 25 में गुणनखंड क्या बनते हैं, 5 में 5। ये सबसे छोटा गुणनखंड है, ये सबसे बड़ा है, तो यानी कि सबसे बड़ा भी 5 है, सबसे छोटा गुणनखंड भी 5 है, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से देख सकते हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो HCF क्या है आपका 5। इस टाइप से आसानी से छोटे छोटे भाग दे के आप HCF निकाल सकते हैं। अब इसको गुणनखंड विधि से, जैसे 25 इसके गुणनखंड बनाएं, 2 पे नहीं जाता, वही है भाज्य सिस्टम है। अगली है भाज्य संख्या 3 है, उस पर भी नहीं जाता, 5 पे, 5 पे, जब तक ये गुणनखंड 1 नहीं आ जाता है, यहाँ पे भाग देते जाएंगे। 45 3 पे, उसके बाद 3 पे, 5 पे। 25 के गुणनखंड लिखेंगे 5 गुना 5, 45 के लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5। इसमें से जो साझे गुणनखंड है वो लिख लेते हैं, केवल एक ही गुणनखंड है, तो HCF भी आपका यही आएगा। ठीक है, 2 संख्याओं 16 व 24 का लघुत्तम देखते हैं, LCM कैसे निकालें। तो एक तो ये छोटी क्लासेस में बताते हैं, जैसे आप इसके गुणज यानी कि मल्टीपल लिख लो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ये ऐसे टेबल लिखते जाएंगे। इसमें 24 की लिखें, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 की ये रखते। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले कॉमन गुणज आएगा वही LCM है आपका। LCM का मीनिंग ही क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटे से छोटी संख्या जो दोनों का साझा गुणज हो, मल्टीपल हो। इसको हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे 16 के आप गुणनखंड बनाइए अभाज्य, जब तक ये 2 से भाग जाएगा अगली अभाज्य संख्या नहीं है, लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। ऐसे ही 24 को देखें, 2 पे भाग देंगे जब तक ये 2 पे भाग जाता है। अब 2 से नहीं जाता, 3 पे। 16 के गुणनखंड लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे ही 24 के गुणनखंड लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3।
एलसीएम कैसे लेंगे आप, जो साझे गुणनखंड है उनमें से कोई एक लेना है। ये दो भी कॉमन है तो एक दो लिया, ये दो कॉमन है तो एक दो लिया। अब ये कॉमन नहीं है तो ये दोनों भी लेने हैं। अब इनकी गुणा निकालेंगे हम तो 48, यहाँ से देख सकते हैं एलसीएम 48। अब दो संख्याएं हैं मान लिया, एक पी संख्या है एक क्यू संख्या है, उसका हमने एचसीएफ व एलसीएम निकाल लिया। तो इनमें क्या संबंध होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणा के इक्वल होता है, समान होता है। एचसीएफ मतलब महत्तम, एलसीएम मतलब लघुत्तम। लघुत्तम व महत्तम की गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के इक्वल होगा। ये केवल दो संख्याओं के मामले में सही है, तीन संख्याओं के मामले में ये नियम लागू नहीं होता। अब जैसे दो संख्याएं हैं, एलसीएम पता है, एचसीएफ निकालना हो तो दोनों संख्याओं की गुणा एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। ऐसे ही एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्याओं की गुणा एचसीएफ से भाग किया तो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ एलसीएम दोनों पता हो, कोई एक संख्या पता नहीं है, मान लिया कि पी संख्या पता नहीं है तो एचसीएफ गुणा एलसीएम इसको तो आपका पी आ जाएगा। अब इसकी एक बेसिक जो नियम है इस यूनिट का वो लिख देता हूँ मैं, फंडामेंटल जो बेसिक नियम बताता है इसका। पॉइंट 1, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणन में लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 30 लिखेंगे तो इसको हम 2 गुणा 3 गुणा 5 इन गुणजों को आगे पीछे लिख सकते हैं। बस ये अद्वितीय होगा, आपका यूनिक होगा। किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणन में अद्वितीय रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि P अभाज्य संख्या है, ठीक है। P जो है आपकी किसी संख्या A की ताकत 2 को विभाजित करती है तो ये नियम है कि P A को भी विभाजित करेगी। बस आपको ये नियम याद होना चाहिए। मान लिया कि 30 की ताकत 2 लेंगे तो ये 900 आ जाएगा आपका। 6 900 को भाग देता है। देख सकते हैं कि 900 को हम 6 से भाग दे सकते हैं, तब ये पक्का है। तब 6 30 को भी भाग दे सकता है। थैंक यू।